इतिहास गवाह है कि इंसान को तोड़ा जा सकता है, उसके शरीर को पिंजरे में कैद किया जा सकता है, उसे जंजीरों में जकड़ा जा सकता है, लेकिन दुनिया की कोई भी जंजीर इंसान की उस उम्मीद को नहीं बांध सकती जो उसे आखिरी सांस तक लड़ने की ताकत देती है। हेलो दोस्तों, आज की कहानी रोम के इतिहास के एक ऐसे पन्ने से निकल कर आई है जिस पर धूल की परतें तो बहुत जमी हैं, लेकिन जब आप उस धूल को हटाएंगे तो आपको वहाँ खून के धब्बे और इंसानी नाखूनों के निशान मिलेंगे। ये कहानी किसी युद्ध के मैदान की नहीं है जहाँ दो सेनाएं आमने सामने होती हैं। ये कहानी है एक अकेले आदमी की लड़ाई की, उस अंधेरे से जो उसे निगलने के लिए तैयार खड़ा था। ये कहानी है 12 फीट गहरे एक ऐसे गड्ढे की जहाँ सूरज की रोशनी का दाखिल होना सख्त मना था, जहाँ हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि सदियों पुरानी मौत की गंध थी। हम आपको लेकर चलते हैं आज से लगभग 1700 साल पीछे। साल था 304 ईस्वी। जगह थी रोम। वो रोम जो उस समय दुनिया का केंद्र था। संगमरमर से बनी चमकती हुई इमारतें, बड़े बड़े स्टेडियम और अपनी ताकत के नशे में चूर सम्राट। लेकिन कहते हैं ना कि दिए के नीचे ही सबसे घना अंधेरा होता है। रोम की उन चमकती हुई सड़कों के ठीक नीचे जमीन की गहराई में एक ऐसी जगह थी जिसका नाम लेने से भी रोम के नागरिक डरते थे। उस जगह का नाम था मैमर्टीन जेल। रोमनों के लिए यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये नरक का दरवाजा था। इसे तुलियानम भी कहा जाता था। ये कोई साधारण कैद खाना नहीं था जहाँ कैदियों को रखा जाए, उन्हें खाना दिया जाए और सजा पूरी होने पर छोड़ दिया जाए। नहीं, मैमर्टीन को डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि इंसान की रूह को तोड़ा जा सके। यहाँ कोई दरवाजा नहीं था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, दीवारों में कोई खिड़की नहीं थी। कैदियों को छत पर बने एक छोटे से गोल छेद से रस्सियों से बांधकर नीचे अंधेरे में फेंका जाता था और फिर उन्हें वहां भूल जाया जाता था। यहाँ आने वाला हर कैदी ये जानता था कि अब उसका शरीर सिर्फ लाश बनकर ही बाहर जाएगा। लेकिन इतिहास में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कुदरत के नियमों को भी चुनौती दे देती हैं। आज हम जिस आदमी की बात करने जा रहे हैं, उसने अपनी किस्मत को मानने से इनकार कर दिया था। उसका नाम था कैसियस। कैसियस कोई आम अपराधी नहीं था और ना ही कोई खूंखार हत्यारा। वो एक कलाकार था, एक मास्टर आर्किटेक्ट। वो इंसान जिसने रोम की शान बढ़ाने के लिए कई बड़ी इमारतें बनाई थीं। उसने टाइबर नदी के ऊपर ऐसे पुल बनाए थे जो आज भी इंजीनियरिंग का नमूना माने जाते हैं। उसने पहाड़ों को काटकर पानी की नहरें, एक्वाडक्ट्स शहर तक पहुंचाई थीं। उसके हाथों में वो जादू था जो बेजान और खामोश पत्थरों को बोलती हुई इमारतों में बदल देता था। वो पत्थरों की भाषा समझता था। उसका मानना था कि इस दुनिया में इंसान द्वारा बनाई गई ऐसी कोई संरचना नहीं है जिसमें कोई कमजोरी ना हो। हर दीवार कहीं ना कहीं से कमजोर होती है, हर इमारत की एक नब्ज होती है, बस उसे ढूंढने वाला चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, जिस रोम को बनाने में उसने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी कला लगा दी, उसी रोम की गंदी और क्रूर राजनीति ने उसे फंसा दिया। रोम के सम्राट डायोक्लेशियन के दरबार में साजिशों का दौर चल रहा था। कैसियस, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, एक झूठे इल्जाम का शिकार हो गया। उस पर सम्राट के खिलाफ गद्दारी और तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। उस दौर में गद्दारी की सजा मौत नहीं होती थी। मौत तो बहुत आसान सजा मानी जाती थी। गद्दारी की सजा थी तुलियानम, यानी तिल तिल कर मरना। उसे रस्सियों से जकड़कर जेल के मुहाने पर लाया गया। दोपहर का समय था, ऊपर सूरज चमक रहा था, लेकिन जैसे ही उसे उस छोटे से छेद, जिसे लैटिन में रोबुर कहा जाता था, के पास लाया गया, उसे नीचे से आती हुई ठंडी और सड़ी हुई हवा का झोंका महसूस हुआ। सैनिकों ने बिना किसी दया के उसे धक्का दे दिया। वो 12 फीट नीचे गिरा। जमीन गीली थी, कीचड़ से भरी हुई। गिरने की चोट से उसका पूरा शरीर झंझना गया। उसका दाहिना पैर बुरी तरह मुड़ गया था। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन दर्द से ज्यादा भयानक वो एहसास था जो उसे अपनी आंखों के सामने दिख रहा था, या कहिए नहीं दिख रहा था। वहां घुप अंधेरा था, इतना घना अंधेरा कि आप अपनी हथेली को भी न देख पाए। और फिर उसने सांस ली। वो हवा नहीं थी, वो जहर था। मलमूत्र, सड़ी हुई लाशों और पुरानी बीमारियों की एक ऐसी मिलीजुली बदबू जिसने उसके फेफड़ों को जला दिया। उसे तुरंत उल्टियां होने लगीं। जब उसकी आंखें उस अंधेरे की आदी हुईं तो उसे एहसास हुआ कि वो जिस जमीन पर बैठा है वो मिट्टी नहीं है, वो पीढ़ियों से मरे हुए कैदियों की हड्डियों का चूरा और कीचड़ है। कैसियस ने उठने की कोशिश की, दीवार का सहारा लिया। दीवारें ठंडी और चिपचिपी थीं। उसे लगा कि उसका अंत आ चुका है। वो फूट फूट कर रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन तभी अंधेरे के एक कोने से एक भारी और सूखी आवाज आई। स्वागत है आर्किटेक्ट, तुम अपनी कब्र में समय से पहले आ गए। कैसियस की रूह कांप गई। वो अकेला नहीं था। उसने अपनी जेब टटोली। किस्मत से तलाशी के दौरान पहरेदारों की रेजेंटमेंट उसकी जेब में छिपे एक छोटे से चकमक पत्थर, फ्लिंट और लोहे के एक टुकड़े पर नहीं पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से पत्थर को रगड़ा। एक चिंगारी निकली, फिर दूसरी। उसने अपनी सूखी कमीज का एक धागा तोड़ा और उसे जलाया। उस मध्यम टिमटिमाती रोशनी में उसने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कोने में एक विशालकाय मानव आकृति बैठी थी। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे जो अब पक चुके थे। उसके बाल उलझे हुए थे और आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वो था ब्रूटस, रोम का एक पूर्व ग्लैडिएटर, एक ऐसा योद्धा जिसे कभी कोलोसियम के मैदान में हराना नामुमकिन माना जाता था, जिसने शेरों और हाथियों से नंगे हाथ लड़ाई की थी। लेकिन इस 12 फीट के गड्ढे ने उस महान योद्धा को भी तोड़ दिया था। ब्रूटस ने एक सूखी, निराश हंसी के साथ कहा, कोशिश मत करो नए मेहमान, यहाँ से सिर्फ आत्माएं बाहर जाती हैं, शरीर यहीं सड़ते हैं। मैंने भी शुरू में बहुत हाथ पांव मारे थे,
मैं दीवारों पर चढ़ा। मैंने पत्थरों को घूंसों से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन देखो, ये पत्थर इंसान की हड्डियों से ज्यादा सख्त हैं। कैसियस ने चारों तरफ देखा। मैमरटीन जेल का ये निचला हिस्सा एक उल्टे कटोरे जैसा था। दीवारें ऊपर की तरफ संकरी होती जा रिलेशन थीं। ऊपर छत पर वो 2 फीट चौड़ा छेद था जहां से उसे फेंका गया था। वो जमीन से करीब 15 फीट ऊपर था। चढ़ना नामुमकिन था, और अगर कोई चमत्कारिक रूप से चढ़ भी जाए तो ऊपर लोहे की जाली थी और 24 घंटे पहरेदार तैनात थे। नीचे जमीन पर पानी रिस रहा था, गंदा बदबूदार पानी। कैसियस ने ब्रूटस से पूछा, हम यहाँ कब तक हैं? हमारी सजा क्या है? ब्रूटस ने दीवार पर सिर टिकाते हुए कहा, समय, यहाँ समय का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम पूछ रहे हो कि हमारी मौत कब आएगी, तो सुनो, 3 दिन। आज से ठीक 3 दिन बाद पूर्णमासी की रात है। रोमनों का नियम है, गद्दारों को पूर्णमासी की रात को ही फांसी दी जाती है। वो ऊपर से रस्सियां डालेंगे, हमारे गले में फंदा लगाएंगे और हमें ऊपर खींच लेंगे। तब तक हमें बस इस अंधेरे में बैठकर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करना है। 3 दिन यानी 72 घंटे। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में हार मान लेते। ब्रूटस हार मान चुका था, वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन कैसियस अलग था। उसकी आंखों में डर जरूर था, लेकिन उस डर के पीछे उसका दिमाग काम कर रहा था। वो एक आर्किटेक्ट था। उसने पूरी जिंदगी निर्माण किया था। वो जानता था कि दुनिया में कोई भी चीज अभेद्य नहीं होती। हर दीवार को बनाने वाला एक इंसान ही होता है, और इंसान गलतियां करता है। कैसियस ने ब्रूटस की बातों को अनसुना कर दिया। वो लंगड़ाते हुए दीवार के पास गया। उसने अपना हाथ उस ठंडी गीली दीवार पर रखा। पत्थर चूना पत्थर के थे, बहुत पुराने। उसने अपनी आंखें बंद की और दीवार पर अपना कान लगा दिया। सन्नाटा था, मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक लय थी, ड्रिप ड्रिप ड्रिप, और उसके साथ एक बहते हुए पानी का शोर, बहुत हल्का, जैसे कोई दूर कानी में फुसफुसा रहा हो। शूश शूश। कैसियस की आंखें खुल गईं। उसने मन ही मन सोचा, रोम की हर इमारत कहीं न कहीं पानी के स्रोत से जुड़ी है। रोम का पूरा ढांचा ही पानी के प्रबंधन पर टिका है। अगर यहाँ दीवार से पानी रिस रहा है और पीछे बहते पानी की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है कि पास में कोई बहुत बड़ा नाला या नहर है। पहला दिन बीत गया। भूख और प्यास से कैसियस का गला सूख कर कांटा हो गया था। ब्रूटस अब तक अर्ध बेहोशी की हालत में था, लेकिन कैसियस पागलपन की हद तक उस एक कोने की दीवार को अपने नाखूनों और एक नुकीले पत्थर से कुरेद रहा था। उसकी उंगलियों के पोरों की चमड़ी निकल चुकी थी, खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। ब्रूटस ने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली और चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? पत्थरों को खरोंच कर बाहर निकलोगे? तुम्हें यहाँ से सुरंग खोदने में 100 साल लग जाएंगे। कैसियस ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पागलपन और जीनियस के बीच की लकीर। उसने कहा, ब्रूटस, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? ये दीवार, इसके पीछे ठोस जमीन नहीं है, इसके पीछे क्लोका मैक्सिमा है। क्लोका मैक्सिमा। ये नाम सुनकर ब्रूटस सन्न रह गया। क्लोका मैक्सिमा प्राचीन रोम का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सीवर सिस्टम था। एक विशाल भूमिगत नाला जो पूरे शहर की गंदगी को टाइबर नदी में ले जाता था। ये रोम की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। कैसियस ने हाँफते हुए समझाया, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ ब्रूटस। मैंने शहर के नक्शे देखे हैं। रोम के पुराने इंजीनियरों ने इस जेल को जानबूझकर सीवर लाइन के ठीक ऊपर बनाया था, ताकि यहाँ मरने वालों की लाशों को आसानी से डिस्पोज किया जा सके या फिर जेल की गंदगी को बहाया जा सके। अगर मेरी गणना सही है तो इस दीवार के पीछे शायद सिर्फ 2 या 3 फीट की दूरी पर एक विशाल नाला बह रहा है, और वो नाला सीधा टाइबर नदी में खुलता है। वो आजादी का रास्ता है। ब्रूटस की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण जगी, लेकिन फिर बुझ गई। उसने कड़वाहट से कहा, 2 फीट पत्थर? हमारे पास कोई हथौड़ा नहीं, कोई छेनी नहीं, कोई सब्बल नहीं। हम नंगे हाथों से रोम के सबसे सख्त पत्थरों को नहीं तोड़ सकते। ये सपना देखना बंद करो और शांति से मरने की तैयारी करो। कैसियस मुस्कुराया, एक थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। उसने कहा, हम नहीं तोड़ेंगे ब्रूटस, हम इन पत्थरों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। पानी इन्हें तोड़ेगा। कैसियस का प्लान अद्भुत था, लेकिन बेहद खतरनाक भी। उसने देखा कि दीवार के एक खास हिस्से पर 2 पत्थरों के बीच का मसाला, मॉर्टर, सदियों से पानी के रिसाव के कारण कमजोर हो चुका था। वहां से पानी की एक पतली धार लगातार अंदर आ रही थी। यह एक वीप होल जैसा था, जो दीवार के पीछे के दबाव को कम करने के लिए बना था। कैसियस ने अपनी शर्ट उतारी और उसे फाड़ दिया। उसने ब्रूटस से कहा, मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए, और यहाँ जमीन पर पड़े उन मरे हुए लोगों के कपड़े भी। ब्रूटस समझ नहीं पाया, लेकिन उसने कैसियस के जुनून को देखकर उसका साथ दिया। उन्होंने पुराने सड़े हुए कपड़ों के चीथड़े जमा किए। कैसियस ने उन कपड़ों को उस दरार में जहां से पानी आ रहा था ठूंसना शुरू कर दिया। उसने लकड़ी के एक छोटे टुकड़े और पत्थर की मदद से कपड़ों को अंदर तक धकेल दिया। ब्रूटस चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? तुम पानी को रोक रहे हो। अगर पानी आना बंद हो गया तो हम प्यास से मर जाएंगे। कैसियस ने पसीने से लथपथ चेहरे के साथ जवाब दिया, मैं पानी को रोक नहीं रहा दोस्त, मैं हाइड्रोलिक प्रेशर बना रहा हूँ। आर्किटेक्चर का एक ही नियम है, पानी को कभी भी कैद नहीं किया जा सकता। अगर तुम उसका रास्ता रोकोगे तो वो गुस्से में आ जाएगा, वो अपनी ताकत बढ़ाएगा। अभी ये पानी रिस रहा है क्योंकि उसे जगह मिल रही है। जब हम ये जगह बंद कर देंगे तो दीवार के पीछे पानी का दबाव बढ़ना शुरू होगा, वो दबाव जो पत्थरों को अपनी जगह से हिला सकता है।
ये एक जुआ था, एक ऐसा जुआ जिसमें जान जाने का खतरा 100% था। अगले 24 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे भयानक घंटे थे। दूसरा दिन और दूसरी रात। जेल के अंदर का माहौल बदल रहा था। क्योंकि उन्होंने निकासी बंद कर दी थी, दीवार के पीछे का पानी तो रुक गया था, लेकिन दीवार रोने लीड थी। पत्थरों से अजीब सी कराहने की आवाजें आ रही थीं। क्रैक क्रैक, ये आवाज थी दबाव की। दीवार के पीछे लाखों गैलन पानी और कीचड़ का वजन उस एक कमजोर बिंदु पर जोर डाल रहा था। कैसियस और ब्रूटस अब कोने में दुबके बैठे थे। भूख ने उनके पेट को सिकोड़ दिया था, प्यास से होंठ फट चुके थे, और ऊपर से वो डर कि अगर दीवार फटी तो क्या वे पानी के बहाव में बह नहीं जाएंगे। तीसरी रात आ गई, पूर्णमासी की रात। ऊपर आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, लेकिन नीचे अंधेरा अपने चरम पर था। ऊपर से हलचल सुनाई देने लगी, पहरेदारों के कदमों की आवाजें, लोहे के हथियार टकराने की आवाजें। फांसी का वक्त करीब आ रहा था। ब्रूटस घबरा गया, उसका भारी शरीर कांपने लगा। हम मारे जाएंगे कैसियस, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। दीवार नहीं टूटी, अब वो आएंगे और हमें कुत्ते की मौत मारेंगे। कैसियस अभी भी उस दीवार के पास खड़ा था, अपना कान पत्थर पर लगाए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी एकाग्रता नहीं टूटी थी। बस थोड़ा और, वो बुदबुदाया। पत्थर बात कर रहे हैं, वो हार मान रहे हैं। ऊपर से लोहे का भारी दरवाजा खुलने की आवाज आई। चर्र, एक मशाल की रोशनी नीचे आई, फिर एक मोटी रस्सी नीचे लटकाई गई। एक पहरेदार का चेहरा छेद पर दिखाई दिया। उसने नीचे थूकते हुए चिल्लाया, ओए आर्किटेक्ट, और तुम ग्लैडिएटर, उठ जाओ, तुम्हारी सवारी आ गई है। आज रात रोम का तमाशा तुम दोनों होगे। ब्रूटस की हिम्मत जवाब दे गई। वो रोने लगा, लेकिन उसी पल विज्ञान ने अपना काम कर दिया। दीवार के पीछे जमा हुआ पानी का दबाव अब पत्थरों की सहनशक्ति से ज्यादा हो चुका था। सदियों पुराना चूना अब और भार नहीं उठा सकता था। धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे बम फटा हो। वो बड़ा पत्थर जिस पर कैसियस ने काम किया था, दीवार से किसी गोली की तरह बाहर निकला, और उसके निकलते ही क्लोका मैक्सिमा का काला, गंदा और तूफानी पानी एक सैलाब बनकर जेल के अंदर घुस आया। पहरेदार ऊपर से ये देखकर सन्न रह गए। धूल और पानी के गुबार ने सब कुछ ढक लिया। बदबू इतनी भयंकर थी कि कोई भी सामान्य इंसान वहीं बेहोश हो जाए, लेकिन कैसियस के लिए यह बदबू आजादी की खुशबू थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि कैसियस दीवार से टकरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने चिल्लाकर कहा, ब्रूटस, अब या कभी नहीं, रस्सियों को भूल जाओ, छेद में घुस जाओ। पहरेदार ऊपर से चिल्ला रहे थे, क्या हुआ, नीचे क्या हुआ? उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कैसियस ने ब्रूटस का हाथ पकड़ा और उसे उस टूटी हुई दीवार के छेद की तरफ खींचा। पानी उल्टा बह रहा था, नाले से जेल के अंदर। उन्हें पानी के बहाव के खिलाफ उस छेद में घुसना था। यह कोई आसान रास्ता नहीं था। जैसे ही वे उस छेद से अंदर घुसे, वे रोम के सीवर सिस्टम में थे। यहाँ घुप अंधेरा था, पानी छाती तक था और बहाव बहुत तेज। कीचड़, गंदगी और शहर का कचरा उनके चेहरों से टकरा रहा था। सांस लेने के लिए हवा बहुत कम थी, और जो हवा थी उसमें मीथेन गैस की गंध थी। कैसियस आगे था, वो दीवार को टटोलते हुए चल रहा था। उसका आर्किटेक्ट वाला दिमाग उस अंधेरे में भी नक्शा बना रहा था। दाएं, फिर बाएं, फिर सीधा। हमें ढलान के साथ चलना है। पानी जहां जा रहा है, हमें वहीं जाना है। ब्रूटस का विशाल शरीर उन संकरी सुरंगों में बार बार फंस रहा था। एक जगह सुरंग की छत इतनी नीची हो गई कि उन्हें पानी के अंदर सिर डुबोकर तैरना पड़ा। ब्रूटस को तैरना नहीं आता था। वो पानी में हाथ पांव मारने लगा। वो डूब रहा था। उसने कैसियस का पैर पकड़ लिया, उसे भी नीचे खींचने लगा। कैसियस के पास एक विकल्प था, ब्रूटस को लात मारकर खुद को बचा ले या दोनों डूब जाएं। लेकिन कैसियस ने दूसरा विकल्प चुना। उसने पानी के अंदर ही ब्रूटस की शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे पूरी ताकत से आगे खींचा। जब वे पानी से बाहर निकले तो दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। ब्रूटस ने खांसते हुए कहा, छोड़ दो मुझे कैसियस, मैं बोझ हूं, तुम निकल जाओ। कैसियस ने अंधेरे में उसका कंधा झकझोरा। मैंने कहा था ना, एक आर्किटेक्ट कभी अपनी इमारत अधूरी नहीं छोड़ता। हमने शुरू साथ किया था, हम खत्म भी साथ करेंगे। वे चलते रहे, 1 घंटा, 2 घंटे, पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि वे अनंत काल से उस नरक में चल रहे हैं। उनके पैर छिल चुके थे, शरीर सुन्न पड़ चुका था। तभी सामने एक बहुत हल्की धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वो किसी मशाल की रोशनी नहीं थी, वो सफेद थी, शांत थी। वो चांद की रोशनी थी। वो क्लोका मैक्सिमा का मुहाना था जो टाइबर नदी में खुलता था। वहां लोहे की सलाखें थीं, लेकिन सदियों से जंग लगने के कारण एक सलाख टूटी हुई थी। कैसियस और ब्रूटस ने अपनी बची कुची ताकत जुटाई। वे उस बहाव के साथ सलाखों के पास पहुंचे। उन्होंने उस टूटी हुई जगह से खुद को बाहर निचोड़ा, और फिर वे गिरे ठंडी बहती हुई टाइबर नदी के पानी में। उन्होंने सिर बाहर निकाला और गहरा सांस ली। ताजी हवा, ठंडी हवा। ऊपर खुला आसमान था और वही चांद चमक रहा था जो जेल की छत से उन्हें चिढ़ा रहा था। लेकिन अब वो चांद उन्हें सलाम कर रहा था। वे दोनों नदी के किनारे कीचड़ में लेट गए। न हंसने की ताकत थी, न बोलने की, बस जिंदा होने का एहसास था। उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने उस नरक को हरा दिया था जिसे रोम के सम्राट अभेद्य मानते थे। इतिहास की किताबों में लिखा है कि अगली सुबह जब पहरेदार नीचे उतरे तो उन्हें जेल खाली मिली। वहां पानी भरा था और दीवार टूटी हुई थी। रोम में यह अफवाह फैल गई कि कैसियस और ब्रूटस को कोई दैवीय शक्ति बचाकर ले गई, या शायद पाताल लोक के देवता उन्हें निगल गए।
पहरेदारों को सजा दी गई, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि दो निहत्थे भूखे प्यासे लोग पत्थरों को कैसे चीर सकते हैं। कैसियस और ब्रूटस का क्या हुआ, यह इतिहास के पन्नों में खो गया। कुछ कहानियां कहती हैं कि वे सिसिली भाग गए और वहां नाम बदल कर रहे। कुछ कहती हैं कि उन्होंने रोम के खिलाफ विद्रोह में पर्दे के पीछे से मदद की। लेकिन एक बात तय है, वे दोबारा कभी पकड़े नहीं गए। आज भी 1700 साल बाद अगर आप रोम जाएं और मैमर्टीन जेल के उस गड्ढे को देखें तो आपको वहां वो दीवार टूटी हुई नहीं मिलेगी। उसे बाद में ईंटों से भर दिया गया था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आज भी उस जगह पर एक दरार है। वो दरार गवाह है उस रात की, वो गवाह है उस जिजीविषा की जिसने मौत को मात दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जब हम मुश्किलों में घिर जाते हैं, जब हमें लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो हम अक्सर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हम ब्रूटस की तरह हार मान लेते हैं, लेकिन हमें कैसियस बनने की जरूरत है।